Hello friends, welcome to the last session of demand analysis of our reading session number 12। जो हम रीडिंग सेशन नंबर 12 शुरू किए थे, जिसमें हमने कहा हमें दो चीजें पढ़नी है, एक डिमांड एनालिसिस और एक सप्लाई एनालिसिस। उसमें डिमांड एनालिसिस का ये आखिरी सेशन है जहां हमारा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक क्लोज हो जाएगा। हमने अभी तक डिमांड एनालिसिस में क्या क्या देख लिया। शुरुआत की थी तो सबसे पहले देखा था व्हाट इज डिमांड, फिर समझा था व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ एक रिलेशनशिप बताता है, उसके रीजंस देखे थे जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट का डिस्कशन किया था। साथ साथ में फैक्टर्स देखे थे जिन जिन चीजों से डिमांड इंपैक्ट होती थी। तो हमने कहा था खुद की प्राइस से तो होता ही है, कंज्यूमर की इनकम से भी होता है, रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस से भी होता है, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो वहां हमने रिलेशनशिप देखी थी बिटवीन प्राइस and the demand of the commodity। दूसरा between normal goods and inferior goods में क्या relationship होती है, and price of substitute and price of complementary change होने पे क्या relationship होती है, ये एकदम शुरुआत में हमने देखा था। फिर हमने elasticity of demand का टॉपिक डिस्कस किया था कि elasticity of demand तीन कैटेगरीज है, price elasticity, income elasticity and cross elasticity, जिससे एक डिमांड फंक्शन भी हमारा रेडी हो गया था। क्योंकि हमने कहा था डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स अपॉन व्हिच द डिमांड इज डिपेंडेंट। तो तीन ही फैक्टर्स हमने रखे थे, उसी के तीन इलास्टिसिटी कवर की थी। और हमने कहा था कि इलास्टिसिटी से हमें मैग्नीट्यूड का आइडिया लगता है, सिर्फ डायरेक्शन लॉ ऑफ डिमांड से ही पता चलता है हमें। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डायरेक्शन भी पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज देखे थे, किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जाती है। तीन फॉर्मूलाज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P0 बाय Q0, या फिर स्लोप इनटू P0 बाय Q0। एंड फिर उसकी कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस देखे थे कि कौन से फैक्टर इलास्टिसिटी को इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड, या फिर पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कवर की थी। परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। और जब ये डिस्कशन हमने किया था तब हमने कहा था दो और तरह की इलास्टिसिटीज हमें पढ़नी है, जो हम इस सेशन में डिस्कस करके एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस करके इस सेशन को क्लोज कर पाएंगे। दैट इज डिमांड एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना स्टार्ट किया था तभी तीन कैटेगरीज की थी, जिसमें से ये देख लिया था, बिकॉज दिस वाज ओन प्राइस इलास्टिसिटी, दिस वाज डन, ये हमने कॉम्प्रिहेंसिवली देख लिया है। बाकी जो दोनों लिखे थे वो हमने अभी तक डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे, जो हमारे इस सेशन का एजेंडा रहेगा। इनकम इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका मतलब क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका मतलब क्या होता है। बड़े ही सिंपल है, अगर हम ओन प्राइस इलास्टिसिटी समझ चुके हैं तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल एरिया होना चाहिए। इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होने पे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज होने पे डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी पे क्या चेंज आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। तो द परसेंटेज चेंज इन इनकम will lead to a percentage change in demand of the commodity। वो कितने मैग्नीट्यूड से होगा। सो हम जानते हैं इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस बताता है, इलास्टिसिटी सेंसिटिविटी बताता है, जो एक यूनिट फ्री मेजर है। तो वही कॉन्सेप्ट कैरी ऑन होगा इनकम इलास्टिसिटी में भी, कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हम ये बात जानते हैं कि इनकम बढ़ने या घटने पे गुड्स के दो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन रिलेटिव बेसिस, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। इसका एग्जांपल सिंपल सा बन जाता है मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल। मोटरसाइकिल एक तरीके से नॉर्मल गुड्स हो गए, बाईसाइकिल एक तरीके से उसके कंपैरिजन में इंफीरियर गुड्स हो गए। जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी, व्हेन द इनकम विल राइज, तो वो मोटरसाइकिल का डिमांड करेगा और बाईसाइकिल का डिमांड नहीं करेगा। तो मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ेगी जबकि बाईसाइकिल की डिमांड कम होगी। यानी नॉर्मल गुड्स के केस में रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, जबकि इंफीरियर गुड्स के केस में रिलेशनशिप नेगेटिव होगा। तो जब हम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इलास्टिसिटी निकालते वक्त नॉर्मल गुड्स के केस में जो हमारी इलास्टिसिटी आएगी वो मोर देन जीरो आएगी, यानी पॉजिटिव आएगी। और जब हम इंफीरियर गुड्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इलास्टिसिटी लेस देन जीरो आएगी, मतलब हमेशा नेगेटिव आएगी।
क्योंकि यहां रिलेशनशिप डायरेक्ट है, यहां रिलेशनशिप इनवर्स है। अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा कैलकुलेशन करने का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। वही फॉर्मूला जो हमने ओन प्राइस इलास्टिसिटी में देखा था, सिर्फ जहां प्राइस ऑफ कमोडिटी थी उसकी जगह इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो जाएगा। तो यहां आंसर आएगा समझो +2 +3 +0.5 +6 कि भाई परसेंटेज चेंज इन इनकम होने पे इतना परसेंटेज चेंज इन डिमांड पॉजिटिव साइड दिखाई देता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देता है। यहां आंसर आएगा -0.2 -1 -4 -5 की नेगेटिव साइड यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगी और इतनी इनकम बढ़ने से इतने परसेंटेज चेंज इन डिमांड नेगेटिव साइड उल्टे साइड हमें दिखाई देगी। तो सेम फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, वही तीन फॉर्मूलाज यानी कि चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम एट 0 डिवाइड बाय क्वांटिटी एट 0। तो ओन प्राइस इलास्टिसिटी में आपको ध्यान होगा हम लिखते थे चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P0 बाय Q0। प्राइस की जगह सिर्फ क्या हो गया? इनकम। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। सिमिलरली हमारा दूसरा एक डिस्कशन होगा क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पे हमारे कमोडिटी की डिमांड पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है तो रिलेटेड कमोडिटी की दो कैटेगरीज होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं टी और कॉफी का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोल और कार का। पहले भी हमने जब ये रिलेशनशिप डिस्कस की थी तो यही बेसिक एग्जांपल से इसे कवर किया था। अगर चाय के दाम बढ़ते हैं तो फिर कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि चाय के दाम बढ़ने पे लोग चाय छोड़ के कॉफी की तरफ आ जाएंगे। यानी कि जो रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ आवर कमोडिटी होती है वो डायरेक्ट होती है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री के केस में अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो लोग पेट्रोल कम खरीदना चाहेंगे तो कार भी कम खरीदेंगे, क्योंकि कार पेट्रोल डीजल पे ही चलती है। दैट इज व्हाई यहां पे रिलेशनशिप इनवर्स होती है। तो हमें अगर क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है यानी सिर्फ डायरेक्शन नहीं जानना, मैग्नीट्यूड जानना है, तो सिमिलरली हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। दैट माइट बी ईदर सब्स्टिट्यूट गुड्स और दैट माइट बी ईदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हुए तो जो आंसर इलास्टिसिटी का आएगा दैट विल बी मोर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा, रिलेशनशिप ही डायरेक्ट है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए तो जो हमारी इलास्टिसिटी है वो लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि रिलेशनशिप ही इनवर्स है। यानी यहां हमें आंसर +0.2 +1 +3 +4 ऐसे ही दिखाई देंगे। यानी कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट 10% बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आवर कमोडिटी 40% बढ़ गई। 10% बढ़ने के सामने 40% हमारी डिमांड बढ़ गई, जबकि प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़े थे। तो दैट इज 40% डिवाइड बाय 10% +4, दैट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़े 20%, पेट्रोल के दाम 20% बढ़ने पे कार्स की डिमांड 10% गिर गई। 20% डिमांड, 20% प्राइसेस बढ़ी थी पेट्रोल की और 10% डिमांड गिर गई कार की रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस बदलने पे। तो उस केस में हम कहेंगे 10% नेगेटिव डिवाइडेड बाय +20%, दैट इज -0.5। -0.5 नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स है। यानी फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? चेंज इन Q अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। Y समझो मैं मान रहा हूं सब्स्टिट्यूट है और Z समझो मैं मान रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों में से जो भी दिया होगा, into P0 divided by Q0, जिसमें जो P0 है that is either of Y or Z, that is the related commodity। जैसे यहां हम जो प्राइस ले रहे हैं वो X की ले रहे हैं, X मतलब खुद की प्राइस, खुद की कमोडिटी की प्राइस। यहां हम I ले रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां हम प्राइस ऑफ Y या प्राइस ऑफ Z ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन की सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, बिकॉज़ इट इज ऑल अबाउट प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। यानी सब कुछ सेम ही होता है, कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की जगह इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या फिर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। इस तरीके से हमारे 3
इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसकी बेसिस पे अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड फंक्शन डिवाइस कर लेते हैं जो आपको बोर्ड पे बना के दिया हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x, आवर कमोडिटी इज x, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x इज इक्वल टू 30 माइनस 2px। माइनस 2 क्या है? स्लोप, स्लोप विथ रिगार्ड टू इट्स ओन प्राइस। खुद की प्राइस बदलने पे क्वांटिटी में कितना चेंज होगा? वो -2 होगा। -2 इज द स्लोप विथ रिगार्ड टू इट्स ओन प्राइस, प्लस 0.02 i। i क्या है? इनकम। इनकम चेंज होने पे स्लोप क्या होगा? प्लस 0.02। इसका मतलब इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड में कितनी बढ़त आएगी? प्लस 0.02 इज स्लोप विथ रिगार्ड टू इनकम, प्लस 3py। py इज रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस। रिलेटेड कमोडिटी की प्राइस अगर चेंज होगी तो हमारी डिमांड में 3 का बदलाव आएगा। पॉजिटिव साइड बदलाव है, +3 का स्लोप है विथ रिगार्ड टू द प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मतलब दिस इज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। -1.5 pz, -1.5 pz, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बदलाव होने पे हमें 1.5 का बदलाव दिखाई देगा हमारे डिमांड में, विच इज ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट इज व्हाई इट इज -1.5। यानी -2 इज स्लोप विथ रिगार्ड टू ओन प्राइस, प्लस 0.02 इज स्लोप विथ रिगार्ड टू इनकम, प्लस 3 इज स्लोप with regard to price of related commodity, that is substitute। कैसे पता चला substitute? क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव रिलेशन है। -1.5 pz, -1.5 is slope with regard to price of related commodity, that is complementary। कैसे पता चला complementary? क्योंकि माइनस साइन है, इनवर्स रिलेशन है। इनकम में भी मैंने प्लस लिया है, प्लस लिया है मतलब ये गुड्स नॉर्मल गुड्स है, इंफीरियर गुड्स नहीं है। अगर माइनस दिया होता मतलब ये गुड्स कौन से होते? इंफीरियर गुड्स होते। इस तरीके से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड फंक्शन दी है। अब आपको ये डिमांड फंक्शन देने के बाद क्वेश्चन में दिया होगा प्राइस ऑफ x क्या है, इनकम क्या है, प्राइस ऑफ y क्या है, प्राइस ऑफ z क्या है, उन सबको आप पुट कर दोगे। पुट करने के बाद एक क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगी। सो क्वेश्चन में ये डिमांड फंक्शन दिया होगा, साथ साथ में ये वेरिएबल्स दिए होंगे। ये वेरिएबल्स को हम पुट कर देंगे, चारों वेरिएबल्स को, तो हमें क्वांटिटी डिमांडेड मिल जाएगी। तो फिर आपको क्वेश्चन में px गिवन होगा, इनकम गिवन होगा, py गिवन होगा, pz गिवन होगा। जिन सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो गिवन होंगे उसे पुट करने के बाद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कैलकुलेट हो जाएगा। जब ये नंबर्स निकल जाएंगे तो आप आसानी से चारों इलास्टिसिटीज निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में 4, with respect to its own price, price elasticity, with respect to its own income, income elasticity, with respect to the price of substitute goods and with respect to the price of complementary goods। कैसे? मैंने आपको पहले ये डिस्कस किया था कि ये जो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P into P0 by Q0 होता है, इसमें चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P स्लोप होता है। यानी अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो स्लोप into P0 by Q0 सिंपल करना है। अगर इसका निकालना है तो सिमिलरली स्लोप into I0 by Q0, स्लोप into I0 by Q0, इलास्टिसिटी इनकम की निकल के आ जाएगी। इसका निकालना है तो स्लोप into price of Y commodity upon quantity। अगर इसका निकालना है तो स्लोप into price of Z commodity डिवाइड बाय Q0, जिसमें Q0 ये है QDX, जो आपने कैलकुलेट किया होगा बाय पुटिंग इन, पंचिंग इन ऑल 4 नंबर्स। तो आपका Q0 हर जगह निकल के आ गया। प्राइस 0 दी हुई है, इनकम दी हुई है, प्राइस ऑफ Y दिया हुआ है, प्राइस ऑफ Z दिया हुआ है। उन नंबर्स को वहां डाल दोगे। एंड स्लोप निकालना मैंने आपको दिखा दिया इक्वेशन में से, -2 यहां का स्लोप, प्लस 0.02 यहां का स्लोप, प्लस 3 यहां का स्लोप, -1.5 यहां का स्लोप। कैलकुलेशंस करने के बाद हमें हमारी सारी इलास्टिसिटीज मिल जाएगी। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना होता है ऑफ इलास्टिसिटी विद रिगार्ड टू ओन प्राइस, विद रिगार्ड टू इनकम एंड विद रिगार्ड टू क्रॉस।
इसके कुछ क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं फॉर योर प्रैक्टिस। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आंसर की के साथ वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसे प्रैक्टिस करने के बाद चेक करेंगे। एनी हाउ एक सेशन में आपका और रखूंगा, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर, एक क्वेश्चन पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा एक छोटे से सेशन में कि कैसे आपको नंबर्स के साथ सॉल्व करना है। दिस वाज जस्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन। तो इस सेशन के बाद एक छोटा सा सेशन हम क्वेश्चन आंसर का इसमें और ऐड कर देंगे। इसके साथ हमारा जो डिमांड एनालिसिस वाला पोर्शन है ऑफ आवर होल रीडिंग सेशन नंबर 12 वो कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट होता है। तो होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। डिमांड एनालिसिस को हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली देखा है, जितना हमने कवर किया है उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से जो मॉड्यूल प्रोवाइड की जाती है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग जो 12th के भी हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स होते हैं या ग्रेजुएशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी इसके अंदर हमने ले लिए ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए। In the next session, we will start discussing from supply analysis. Have a nice day. Read all the notes and complete the question bank with regard to this chapter. See you again.